Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Imran Aziz from Rhodesia Foundation Academy. Uh, Today our topic is MCQs explanation of model paper, जिसका ये पार्ट 3 है और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका देख चुके होंगे यकीनन। तो 30 MCQs हमारे मॉडल पेपर में आए हैं, जिसमें से हमने 20 एक्सप्लेन कर दिए हैं पिछली 2 वीडियोस में, और अब हम MCQ नंबर 21 से लेके 30 तक एक्सप्लेन करेंगे अपने वीडियो नंबर 3 में, पार्ट 3 में मॉडल पेपर के, जो कि सेक्शन A MCQs का है, उस पर बेस करता है। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो MCQ नंबर 21, 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू डैश। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला CO2 है और उसका मॉलिक्यूलर मास है 44 AMU। अगर AMU में दिया हुआ है तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। आप याद रखिए हमेशा कि AMU में अगर गिवन है तो इट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर फॉर्मूला मास है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए है, यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों के लिए है। एटॉमिक मास अगर है तो AMU में तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा एलिमेंट के लिए, और अगर AMU में है और कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहाँ जो कंपाउंड गिवन है, इसलिए AMU में इसको हम या तो फॉर्मूला मास कहेंगे या इसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो फॉर्मूला मास तो इसमें गिवन नहीं है, इसमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो हमारा आंसर जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ये इज मॉलिक्यूलर मास इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें मोलर मास भी दिया हुआ है, इसमें एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, इसमें मास नंबर भी दिया हुआ है। तो मोलर मास अगर ऑप्शन है तो वो इस तरह आ सकता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू डैश और मोलर मास, क्योंकि अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में शो करते हैं तो उसको मोलर मास कहते हैं। तो अगर यहाँ 44 ग्राम लिखा हुआ था तो ये मोलर मास बन जाता। इसी तरह से 23 AMU ऑफ सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा उसको एटॉमिक मास कहेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट है, क्योंकि वो एटम की फॉर्म में है। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है इसलिए मॉलिक्यूलर मास, ये एटम की फॉर्म में है इसलिए एटॉमिक मास। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोलर मास, while 23 AMU, ये 23 उसका एटॉमिक मास है सोडियम का, तो AMU लगा हुआ है इसलिए हम इसको एटॉमिक या फॉर्मूला मास कहेंगे। फॉर्मूला मास दोनों के लिए होता है, यानी कि एटॉमिक मास के लिए भी और मॉलिक्यूलर मास, दोनों को हम फॉर्मूला मास से शो कर सकते हैं। 23 ग्राम अगर आ जाए AMU की जगह तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इट इज मोलर मास। ग्राम अगर लगा हुआ हो किसी भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के साथ तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट तरीके से डेरिवेटिव्स में ये MCQ आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट MCQ। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 23 जो है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस कूलम। ये MCQ जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मासेस पे बेस करता है। तो आपको पेज नंबर 46 जो आपका बुक का है उस पे आपको ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्जेस और उनके मासेस आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है -19 पावर वाला वो सही ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पूछ सकते हैं, जो कि 9.10 इंटू 10⁻31 kg है। इसमें प्रोटॉन का भी चार्ज पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। जबकि प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg है। इसी तरह न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेकिन इसका मास जो है वो प्रोटॉन से भी थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि है 1.76 इंटू 10⁻27 kg। तो इस न्यूमेरिकल इस MCQ को जो कि 23 है, इसमें बहुत सारी आपको ये वैल्यूज आपको मैंने बता दी हैं पेज नंबर 46 पे, तो आप इसमें
याद कीजिए ये वैल्यूज, इसमें से कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। न्यूमेरिकल एमसीक्यू नंबर 24, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज केमिकली सिमिलर, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर, जो कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है। केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही ग्रुप में आते हैं, तो इनमें से वो एलिमेंट्स का पेयर जो एक ही ग्रुप में है वो आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम और क्रोमियम, क्रोमियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, पोटेशियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो ये केमिकली सिमिलर नहीं है। कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और कैल्शियम जो है वो सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ए ग्रुप का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये भी केमिकली सिमिलर नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ग्रुप डिफरेंट है, नाइट्रोजन जो है फिफ्थ ग्रुप में है, सेवेंथ ग्रुप में और फिफ्थ ग्रुप में, और ऑक्सीजन जो है वो सिक्स ग्रुप में है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। हाँ, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के दोनों सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सो बोथ दीज एलिमेंट्स आर सेम सिमिलर, केमिकली सिमिलर, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों सिमिलर हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 5 है। मैं इसलिए इसको नहीं लिख रहा अभी क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीज इतनी है नहीं, आपको सिर्फ जस्ट याद करना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रेजेंटेड बाय, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया, वो साइंटिस्ट का नेम आपको देना है क्योंकि इसमें जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे उनके साइंटिस्ट के नाम के साथ हैं। जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि लेवोजियर ने दिया था, इसी तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है जो कि लुइस प्राउस्ट ने दिया था, पेश किया था। इसी तरह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है जो कि जॉन डाल्टन ने प्रेजेंट किया था, और इसी तरह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है जो कि रिचर ने 1792 में प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पूछा गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो कि लेवोजियर जॉन डाल्टन ने रिप्रेजेंट किया था। तो आपको इसमें चारों में, इस लॉज में से कोई सा भी लॉ के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको चारों के लॉ के जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम याद करने हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 26, सॉल्यूशंस आर डैश ओपेक, कोलॉइड्स, ट्रांसपेरेंट, नन ऑफ दीज। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखिए, कोई चीज़ अगर सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्वेंट है वो आपका ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, वो आपका ओपेक भी हो सकता है, और इसी तरह से इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो सारे के सारे ओपेक भी नहीं होते और सारे के सारे ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते और सारे के सारे कोलॉइड्स भी नहीं होते। इसलिए हम इसमें से नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो ओपेक होते हैं, जैसे कि पेंट्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ओपेक होते हैं, जबकि अक्सर सॉल्यूशंस जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, वाटर में जो बनाए जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो सॉल्यूशंस की चूंकि इन्होंने यहाँ कोई खास टाइप नहीं दी, इसलिए हम इसको नन ऑफ दीज में रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 27, 1 फैराडे इक्वल्स डैश कूलम। इसकी फिक्स वैल्यू है 96,500 कूलम। तो ये इसका ऑप्शन है, ये आपको याद भी होना चाहिए कि 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है। नंबर 28, एमसीक्यू नंबर 28, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज। आप देखें 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है, और मॉलिक्यूलर मास में जितने भी एटम्स जो होते हैं उनको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू हो वो आपको याद होगी, वो आप इसमें आप टिक करेंगे। तो वो है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है। सिंबल ऑफ पोटेशियम, नेक्स्ट सेकंड लास्ट एमसीक्यू है। सिंबल ऑफ पोटेशियम इज डैश। पोटेशियम का सिंबल पूछा है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल पूछ सकते हैं आपसे।
आपको एलिमेंट्स के नेम और सिंबल्स याद होने चाहिए। तो पोटेशियम का सिंबल है K, तो K इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम। वाइल यहाँ पर 4 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, P फॉर फॉस्फोरस, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, एंड ऑफ कोर्स सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe, क्लोरीन Cl और फ्लोरीन F, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। तो ये सिंबल एलिमेंट्स के चंद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S। लास्ट MCQ नंबर 30, इट हैज स्लिपरी टच, एसिड, बेस, सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट। इन चारों में से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि स्लिपरी टच रखते हैं, यानी कि उनको अगर हाथ में लिया जाए तो आपके हाथ स्लिपरी हो जाएंगे, साबुन की तरह आपके हाथ फिसलने लगेंगे, चिकने हो जाएंगे। तो ये बेसिस की प्रॉपर्टी है कि जब बेसिस को आप हाथ पे, उनके सॉल्यूशंस को आप हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ पे जो ऑयल होता है हमारी स्किन पे, तो उस ऑयल के साथ बेस रिएक्शन करती है और वो बेस बनाती है सोप, क्योंकि बेसिस की प्रॉपर्टी है कि वो ऑयल्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो चूंकि हमारी स्किन पे ऑयल होता है थोड़ा बहुत, तो वो बेसिस जब हमारी स्किन के ऑयल से रिएक्ट करती हैं तो वो सोप बनाती हैं और वो सोप हमारे हाथों में आ जाता है, जो हमें चिकनाहट या स्लिपरी टच देता है। तो इसका आंसर होगा बेस, कि स्लिपरी टच कौन से सब्सटेंसेस करते हैं, बेसिस करती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इन MCQs को देखिए इसको, और इनके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने तमाम MCQs में कोशिश की है कि आपको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको जो पेपर आने वाला है उसमें जाहिर है कि ये सारे MCQs नहीं आएंगे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक सैम्पल है। आप ये मत सोचिएगा कि ये सारे के सारे MCQs ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनमें से हाँ कुछ MCQs हैं जो आ सकते हैं, जो इसमें से चूज़ करके आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ हो सकते हैं, 4 या 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आपको स्टडी अपनी पूरी बुक की करनी है, पूरे 9 चैप्टर्स की करनी है, और ये स्टडी आप करें और उसको समझ के पढ़ें। जितना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी, आपको MCQ सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी अच्छे से नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।